हेलो गाइस। आज हम सोशियोलॉजी के इम्पोर्टेंट टॉपिक पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन पर बात करेंगे। ये नर्सिंग स्टूडेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो इसमें हम सबसे पहले समझेंगे पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। तो यहाँ पर देखिए, पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि जो एक व्यक्ति होता है पहले एक ऑर्गेनाइज वे में होता है और समाज में किस प्रकार से ऑर्गेनाइज समाज के अकॉर्डिंग अपना जीवन यापन करता है, लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती है उसके लाइफ में जिससे कि वो डिसऑर्गेनाइज होने लगता है। ठीक है, तो इसी को हम समझेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ लिखा है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में लिखा है पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन रिफर टू कंडीशन विच एन इंडिविजुअल फेल टू एडजस्ट प्रॉपरली विथ सोसाइटी, फैमिली एंड सोशल रूल्स। मतलब कि जो व्यक्ति होता है वो फेल होने लगता है किसमें, एडजस्ट करने में, किसके साथ, सोसाइटी, फैमिली एंड सोशल रूल्स में। इनमें एडजस्ट नहीं कर पाता, जिसे हम बोलते हैं पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन। जब वो एडजस्ट नहीं कर पाता तो क्या समस्या होती है, इट्स क्रिएट इम्बैलेंस इन पर्सनल लाइफ। उसकी लाइफ में इम्बैलेंस होने लगता है। दूसरा कंडीशन क्या देखने को मिलता है, इफेक्ट बिहेवियर एंड सोशल रिलेशनशिप। जब वो एडजस्ट नहीं कर पाता तो उसका इफेक्ट देखने को मिलता है किसमें, उसके बिहेवियर में और उसके सोशल रिलेशनशिप्स में। तो आई होप आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे डेफिनेशन। ओके, तो डेफिनेशन देखते हैं इसकी। क्या लिखा है, पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन इज अ सिचुएशन। पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक सिचुएशन है वेयर अ पर्सन is unable to maintain proper adjustment with social values, norms and responsibility। ठीक है, तो इस डेफिनेशन में बताया गया है कि जो पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन होता है एक ऐसी सिचुएशन होता है जिसमें जो पर्सन होता है वो अनेबल होता है किसको, मेंटेन करने के लिए। क्या चीज़ मेंटेन, प्रॉपर एडजस्टमेंट मेंटेन नहीं कर पाता है। जो सोशल वैल्यूज़ होती है, नॉर्म्स होते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उससे। तो आई होप आपको इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब हम इस फ्लो चार्ट के थ्रू इजीली इस पूरे टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये डायग्राम अगर यदि आपने समझ लिया तो आप समझ लीजिए कि आपने पूरा टॉपिक कवर कर लिया। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन। ओके, क्या है, पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन। ओके, पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन में क्या है, अ कंडीशन इन विच एन इंडिविजुअल फेल टू एडजस्ट प्रॉपरली विद सोसाइटी, फैमिली एंड सोशल रोल्स। ऊपर भी हम इस चीज़ को क्लियर कर चुके हैं कि पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग क्या होता है। ऐसी कंडीशन होती है जिसमें व्यक्ति प्रॉपरली समाज के जो वैल्यूज़ होते हैं, रूल्स होते हैं और रिलेशनशिप होते हैं उसमें एडजस्ट करने में फेल हो जाता है, जिसे हम पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसके क्या कॉजेस होते हैं, क्यों फेल हो जाता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला कॉजेस दिया है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। ओके, इकोनॉमिक प्रॉब्लम जैसे कि पुअर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड फाइनेंशियल डिफिकल्टीज क्रिएट स्ट्रेस एंड इनसिक्योरिटी इन अ पर्सन's लाइफ। दिस कैन डिस्टर्ब नॉर्मल सोशल एडजस्टमेंट। ओके, इसमें बताया है कि जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम जैसे पुअर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, ये क्या करती है, स्ट्रेस और इनसिक्योरिटी को क्रिएट करती है व्यक्ति की लाइफ में, जिससे कि वो उसका जो नॉर्मली जो समाज में वो रहता है और जिस प्रकार से समाज के साथ एडजस्टमेंट होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, तो पहला कॉजेस क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। अब हम देखेंगे दूसरा कॉजेस क्या देखने को मिलता है पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन का। तो फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, जो फैमिली होती है उसमें जो कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं पति पत्नी, माता पिता और बच्चों के साथ में, वो भी एक पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन का एक कॉज होता है। जैसे कि फ्रिक्वेंट डिस्प्यूट, मतलब कि डेली डेली के घर परिवार में झगड़े होने लगते हैं। ब्रोकन फैमिली, जिससे कि परिवार टूट जाता है। लेक ऑफ अफेक्शन, मतलब कि आपसी जो प्यार रहता है परिवार के लोगों के बीच में वो कम हो जाता है। और पुअर फैमिली इन्वायरमेंट, और जो परिवार का जो इन्वायरमेंट होता है कैसा हो जाता है, पुअर होने लगता है। ये सब चीज़ें क्या करती हैं,
नेगेटिवली अफेक्ट एन इंडिविजुअल पर्सनालिटी एंड बिहेवियर। ये सारी चीज़ें जो परिवार में होती है वो क्या करती है, व्यक्ति के जो पर्सनालिटी एंड बिहेवियर्स होता है उसको नेगेटिवली अफेक्ट करती है। अगला कॉज हम देखेंगे सोशल चेंजेस। अगला कॉज क्या है, अगला कॉज हम देखने वाले हैं सोशल चेंजेस। रैपिड सोशल चेंजेस सच एस अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन and modernization sometimes make it difficult for individual to adapt। ओके तो जो सोशल चेंजेस देखने को मिलते हैं जैसे अर्बनाइजेशन, शहरीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे कि औद्योगिकरण एंड मॉडर्नाइजेशन जो कि आज का ज़माना हमें देखने को मिलता है। तो ये सब चीज़ें आज हम देखते हैं, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। ये व्यक्ति कई बार व्यक्ति इन सब चीज़ों में एडजस्ट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से भी उसमें पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। अब देखते हैं अगला कॉसेस, इलनेस एंड डिसेबिलिटी। ओके यहाँ देखिए पहले चीज क्या लिखे, फिजिकल और मेंटल इलनेस में रिड्यूस पर्सनल एबिलिटी टू परफॉर्म सोशल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इफेक्टिवली। मतलब कि जो इलनेस या डिसेबिलिटी किसी व्यक्ति के साथ में है, जो फिजिकली भी हो सकती है, मेंटली हो सकती है, ये क्या करते हैं, व्यक्ति की जो एबिलिटी होती है उसको रिड्यूस कर देता है, जिससे कि वो अपने सोशल ड्यूटीज जैसे रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी को इफेक्टिवली प्रभावी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाता, जिससे की वजह से उसमें पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। अब अगला कॉजेस जो सबसे ज़्यादा आज के समय में देखने को मिलता है, स्ट्रेस एंड मेंटल प्रेशर। ओके एक्सेसिव प्रेशर फ्रॉम वर्क, स्टडी एंड पर्सनल लाइफ कैन रिड्यूस द इमोशनल इम्बेलेंस एंड अफेक्ट डिसीजन मेकिंग। मतलब कि एक्सेसिव स्ट्रेस और मेंटल प्रेशर जो होता है, वर्क प्लेस का हो गया, घर परिवार का हो गया, पर्सनल लाइफ जिसे कहा गया है, ये क्या करता है कि इमोशनल इम्बेलेंस को क्रिएट करता है, जिसकी वजह से उसकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी वो कम हो जाती है। नेक्स्ट कॉजेस है लेक ऑफ एजुकेशन। लेक ऑफ एजुकेशन में लिमिट नॉलेज, अपॉर्चुनिटी एंड अंडरस्टैंडिंग सोशल वैल्यू एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके जो लेक ऑफ एजुकेशन की बात की जाती है, तो यहाँ पर क्या देखना, इसमें क्या नॉलेज व्यक्ति के पास लिमिटेड होता है, जिससे अपॉर्चुनिटी भी लिमिट हो जाती है, जिसकी वजह से सोशल वैल्यू एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को व्यक्ति समझ नहीं पाता है। तो ये थे कॉसेस ऑफ सोशल पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन। ओके तो पहला कॉसेस था इकोनॉमिक प्रॉब्लम, दूसरा था फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, तीसरा था सोशल चेंजेस, चौथा था इलनेस एंड डिसेबिलिटी, पांचवा है स्ट्रेस एंड मेंटल प्रेशर एंड छठा है लेक ऑफ एजुकेशन। अब इसके इफेक्ट क्या, इन कॉसेस के इफेक्ट क्या देखने को मिलते हैं व्यक्ति में, ठीक है। तो इसके इफेक्ट है, पहला पुअर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके पुअर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखा है, द पर्सन may face difficulty in maintaining healthy relationship with family, friends and society। ओके पुअर सोशल रिलेशनशिप होने लगती है जब वो डिसऑर्गेनाइज हो जाता है, तो उसमें क्या देखने को मिलता है कि वो मेंटेन नहीं कर पाता, जो उसकी रिलेशनशिप्स होती है परिवार के साथ, फ्रेंड्स के साथ और जो समाज होता है उसके साथ मेंटेन करने में अनेबल हो जाता है। दूसरा इसका इफेक्ट देखने को मिलता है इमोशनल स्ट्रेस के ऊपर, ठीक है। इसमें क्या है, पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन कैन लीड टू एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन एंड इमोशनल इनस्टेबिलिटी। मतलब कि जो स्ट्रेस की वजह से पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन होता है, उससे क्या किस चीज़ों को बढ़ावा मिलता है, तो पहला एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन एंड इमोशनल इनस्टेबिलिटी बढ़ जाती है व्यक्ति में। अगला इसका प्रभाव देखने को, इफेक्ट देखने को मिलता है रिड्यूस वर्क एफिशिएंसी, उसकी काम करने की क्षमता कम होने लगती है। अ पर्सन में लूज कंसंट्रेशन एंड बिकम लेस प्रोडक्टिव इन वर्क स्टडीज। ओके तो इसका अगला इफेक्ट हम देखेंगे सोशल आइसोलेशन। व्यक्ति को जब स्ट्रेस, प्रेशर और बहुत सारी चीज़ें होगी तो वो आइसोलेट होने लगता है, लोगों से अलग थलग होने लगता है। इसमें इंडिविजुअल में विड्रॉ फ्रॉम सोशल इंटरेक्शन एंड फील लोनली। वो जो सोशल इंस्ट्रक्शन, लोगों से, समाज में किसी से बातचीत नहीं करेगा, वो अपने आप को अकेला कर लेता है, ठीक है। तो आइसोलेट होने लगता है। अगला कॉसेस है इंक्रीज इन डिविनेट बिहेवियर, उसका बिहेवियर चेंज होने लगता है यहाँ पर, जैसे कि इन सम केसेस पीपल में
engage in social unacceptable behavior due to frustration and poor एडजस्टमेंट। मतलब कि वो डिसऑर्गेनाइजेशन में क्या करने लगता है कि जो सोशली सामाजिक तौर पर जो बिहेवियर एक्सेप्ट नहीं किया जाता है उसमें एंगेज होने लगता है। अब सारी चीज़ें होगी तो वो हो सकता है क्रिमिनल बन जाए, अल्कोहल लेने लग जाए, ड्रग एडिक्ट बन जाए। ये सारी चीज़ें समाज एक्सेप्ट नहीं करता और वो व्यक्ति पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन की वजह से उसे एक्सेप्ट कर लेता है। तो इस फ्लो चार्ट में हमने आसानी से समझा कि पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। मुझे लगता है कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। तो आप इस वीडियो में अभी तक बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको अगला वीडियो सोशियोलॉजी के किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू।